गुड मॉर्निंग। इससे पूर्व की क्लास में हमने सामाजिक विज्ञान का जो 8वां लेसन है जल संसाधन, इसमें राजस्थान की मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम राजस्थान की मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना में तीसरी परियोजना पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीसलपुर परियोजना, जिसका निर्माण 1997-98 में आरंभ हुआ या 97 में आरंभ होकर 18 में पूर्ण हुआ। यह भी राजस्थान में सिंचाई एवं जल पेयजल को उपलब्ध कराने की दृष्टि से, अर्थात सिंचाई व पेयजल की दृष्टि से दो ही सबसे मुख्य इसके उद्देश्य है। सिंचाई व पेयजल के कारण बीसलपुर परियोजना या बीसलपुर बांध को बनाया गया। अब इसके संबंध में क्या क्या बातें याद रखनी है, ध्यान दें। यह अर्थात बीसलपुर बांध टोंक जिले के, कौन से जिले के, राजस्थान के 33 जिलों में एक जिला है टोंक, जो जयपुर सवाई माधोपुर के पास है। तो टोंक जिले के टोडा रायसिया कस्बे के पास बीसलपुर नामक स्थान पर, कौन से नामक स्थान पर, बीसलपुर नामक स्थान पर। अब जैसे कस्बा क्या है, टोडा रायसिया कस्बा, जैसे हमारे आसपुर दुर्गापुर में आसपुर क्या है, कस्बा, और आसपुर के पास सोमकमला क्या है, स्थान था जहां पर बांध बनाया सोमकमला बांध। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी ध्यान रखें कि बीसलपुर परियोजना जो है उसके जिला कौन सा है, तो टोंक, कस्बा कौन सा है, टोडा रायसिया, और टोडा रायसिया कस्बे के पास एक स्थान है जिसका नाम है बीसलपुर। और इस बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर यह बांध बनाया गया, अर्थात बीसलपुर बांध बनाया गया। इस बांध की जो लंबाई है वो 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर, व ऊंचाई जो है वो 39.5 मीटर ऊंचा यह बांध बनाया गया है। इतना याद रखें। फिर हम देखेंगे कि बीसलपुर बांध से दोनों तरफ, अर्थात दाएं किनारे और बाएं किनारे से दो नहरें निकाली गई है। यहाँ तक तो बीसलपुर की बात बढ़िया से आपको याद हो गई। अब याद क्या रखना है कि बीसलपुर बांध से या बीसलपुर परियोजना से सबसे पहले ध्यान रखें एक जिला आता है सवाई माधोपुर जिला, अर्थात सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराता है कौन सा बांध, बीसलपुर बांध। और इसके साथ आप देखेंगे जयपुर, अजमेर, और अजमेर और जयपुर के बीच में रास्ते में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, केकड़ी है, सरवाड़ है, ब्यावर है, और रास्ते में आने वाले जितने भी गांव हैं वहां पर पेयजल उपलब्ध करवाता है। आगे बात, दो मुख्य उद्देश्य है सिंचाई और पेयजल। तो सिंचाई के लिए तो मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिला, और पेयजल के लिए जयपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, सरवाड़, इसके बीच में रास्ते में जितने भी गांव पड़ते हैं उन सब में इस परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाते हैं। और साथ ही देखें तो टोंक जिले में भी तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा होगा। तो टोंक जिले के 256 गांवों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है कौन सी परियोजना से, बीसलपुर परियोजना से। तो बीसलपुर परियोजना जिसका उद्देश्य सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है। सिंचाई के लिए टोंक और सवाई माधोपुर को मुख्य रूप से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाता है, और साथ ही साथ जयपुर, अजमेर और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र वहां पर ये पेयजल उपलब्ध करवाता है। इस तरह से मुख्य जल परियोजना में हमारी तीसरी परियोजना हो जाएगी बीसलपुर। अब बीसलपुर बांध कहाँ बना हुआ है, आपका उत्तर होना चाहिए टोंक जिले के टोडा रायसिया कस्बे के पास बीसलपुर नामक स्थान पर। दूसरा प्रश्न, बीसलपुर बांध कौन सी नदी में बनाया गया है, तो यहाँ पर उत्तर ध्यान रखें बनास नदी पर, बनास नदी पर यह बांध बनाया गया है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे पाठ को आगे बढ़ाते हुए। तो हम देखेंगे कि राजस्थान में ये तो मुख्य तीन हो गई। सबसे पहले हमने पढ़ा चंबल घाटी परियोजना, फिर पढ़ा माई बाजार, और तीसरा पढ़ा हमने बीसलपुर। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की अन्य परियोजना, अन्य जल परियोजना, जिसमें जल परियोजना में हम यहाँ पर एक नहर की बात करेंगे जिसका नाम है राजस्थान नहर, या इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह भी राजस्थान की मुख्य में ही आती है, मतलब जैसे अन्य में ले लिया है, जबकि यह भी एक मुख्य रूप से हमारी जल परियोजना है। जल के लिए
आवश्यक जो हमारी भाषाएं हैं उनको ये इस परियोजना द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखें कि थार के मरुस्थल में अर्थात रेगिस्तान में पेयजल करवाना, पेयजल उपलब्ध करवाना, वहां की जो व्यर्थ बड़ी भूमि है अर्थात रेगिस्तान में बहुत सी ऐसी व्यर्थ भूमि है जहां जिसका उपयोग करना अर्थात कहीं न कहीं सिंचाई के पानी के द्वारा उस पे कहीं न कहीं उसका उपयोग हो। और साथ ही साथ इसका प्रमुख उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात हमारे मरुस्थल की मरुस्थलीय सीमा पर ही हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी के बसाव के लिए, क्योंकि वहां पानी नहीं होगा तो आबादी नहीं बसेगी, तो वहां उस क्षेत्र में भी आबादी बसे, वहां भी लोग रहे, इस कारण इस नहर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इस नहर का राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर का, तो इसका मुख्य उद्देश्य था पेयजल व्यर्थ भूमि का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी के बसाव के उद्देश्य से इस नहर का निर्माण किया गया। दूसरी बात हम याद रखेंगे कि यह जो नहर है वह कहां से निकाली गई है, तो ध्यान रखें इसका स्रोत जो है वो सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक क्षेत्र बनाया गया, एक छोटा सा बैराज बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज अर्थात पंजाब हरियाणा की सीमा पर हरिके बैराज है, और वहां से इस नहर को निकालकर राजस्थान में लाया गया। कौन सी नहर को, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर को। तो यहाँ प्रश्न आएगा कि राजस्थान नहर का निर्माण कहां से किया गया, राजस्थान नहर कहां से निकली, इसका स्रोत क्या है, तो आप देख सकते हो सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बैराज बनाया गया। मैंने आपको पहले ही कहा था जहां से नहरें निकाली जाती है उस क्षेत्र को बैराज के नाम से जाना जाता है। तो इसका बैराज का नाम क्या है, हरिके बैराज। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था एक कागदी पिक पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था कोटा बैराज। तो इस प्रकार से जहाँ नहरें निकाली जाती है वहां उसके क्षेत्र को, उस भाग को बैराज के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो राजस्थान नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, उस वह कहां से निकाली है, तो हरिके बैराज से निकाली गई। अब दूसरी बात ये ध्यान रखें कि यह नहर भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी, सिर्फ भारत की बात नहीं करें, पूरे महाद्वीप की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहरों में से एक है। कौन सी नहर, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। इतनी बड़ी है। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 650 किलोमीटर। उसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में है। इसके अलावा शेष जितनी भी लंबाई इसकी है यह राजस्थान के 9 जिलों, 29 कस्बों तथा 3461 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाती है। कौन सी नहर, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। आगे हम देखें तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। एक चरण था जिसका नाम है राजस्थान फीडर, जो आरंभ स्थल अर्थात हरिके बैराज से मसीतावली स्थान तक इसका जो निर्माण हुआ उसको बोलते हैं राजस्थान फीडर के रूप में। और इसके अलावा हम देखेंगे कि मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम भाग जहां तक हमारे राजस्थान में यह नहर है उस भाग का निर्माण मुख्य नहर के रूप में, मुख्य नहर के रूप में, फीडर नहर होती है जहां से निकाली जाती है अलग अलग प्रकार की नहरें। और इसके बाद यहाँ तक का भाग जो फीडर नहर के रूप में, फिर यहाँ से ये जो है वह मुख्य नहर के रूप में राजस्थान में आती है या राजस्थान में इसका निर्माण किया गया है। जिसमें आप देखेंगे फीडर नहर के रूप में 204 किमी यह नहर बनी हुई है और मुख्य नहर के रूप में 445 किलोमीटर ये मुख्य नहर के रूप में, अर्थात यहाँ हरिके बैराज से मसातावली तक इसकी लंबाई कितनी है 204 और मसातावली से लेकर मोहनगढ़ तक की इसकी लंबाई इस नहर की कितनी है 445 और 445 और 204 की इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई 650 किलोमीटर होती है। इसके बाद हम देखें कि इस नहर को के द्वारा मरुस्थल में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई है। अब आपको याद रखना है कि
में आप देखा होगा कई कई नदियों के किनारे बहुत ऊंचे ऊंचे गांव होते हैं, नदियों के घाट के ऊपर कुछ ऊंचाई पर गांव स्थित होते हैं, क्षेत्र स्थित होते हैं, तो वहां पर जो पानी पहुंचाने का कार्य किया जाता है उसे लिफ्ट द्वारा किया जाता है और उसे लिफ्ट नहर के रूप में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि मनुष्य के विकास के लिए लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, जिसमें अपन देखेंगे कि पश्चिमी सीमा पर तो इस नहर की 9 शाखाएं, कितनी शाखाएं, 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप है, इसलिए पश्चिमी क्षेत्र में तो ये आसानी से अपने कार्य को या अपने जल को आसानी से पहुंचा रहा है। कौन? इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में। पर अपन देखते हैं कि पूर्वी भाग में जब ऊंचे ढाल होने के कारण, ऊंचाई ज्यादा होने के कारण, ढलान ऊंचा होने के कारण वहां पर लिफ्ट नहरों द्वारा जल को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। और यहाँ जो लिफ्ट नहरें उनकी संख्या कितनी है, 7, अर्थात ऊंचे भागों पर इस नहर का पानी लिफ्ट नहरों द्वारा पहुंचाया जाता है। उन लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, 7। तो यहाँ प्रश्न याद है इंदिरा गांधी द्वारा कितनी लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया, तो 7 लिफ्ट नहरों द्वारा ऊंचे भाग पर, पूर्वी भाग जो ऊंचा है वहां पर लिफ्ट नहरों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। और आगे फिर हम इसमें देखें कि इनमें हम देखेंगे कि अब ये जो नहर है वह राजस्थान के मरुस्थल के चारों तरफ हरियाली, सिंचाई के जल को उपलब्ध करवाती है और बहुत ही सुखी जीवन वहां के लोग जीने लगे। किसके आने से? इंदिरा गांधी नहर के आने से। तो इसे हम इंदिरा गांधी नहर को मरुस्थल की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। कौन सी रेखा कह सकते हैं? जीवन रेखा के रूप में इस इंदिरा गांधी के महत्व को मरुस्थल के क्षेत्र में क्या किया गया है, उपयोग किया जाना जाता है। और आगे देखें कि अब इसे बाड़मेर के गढ़रा रोड तक क्या किया जाए, क्या बढ़ा दिया गया, अर्थात उसे और आगे बढ़ाया जा रहा है, इसे इंदिरा गांधी नहर को। तो इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो अवश्य आपको याद रखनी होगी, एक बीसलपुर के बारे में और एक इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ये इंदिरा गांधी नहर हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह भी कहीं न कहीं जल की उपलब्धता करवाने के लिए, चाहे वह पेयजल हो, चाहे वह सिंचाई हो और चाहे वह मरुस्थल की हरियाली की बात हो, किसी न किसी उद्देश्य से या एक से अधिक उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। इसलिए इंदिरा गांधी नहर को भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद